जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवी स्टडी हब में। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम 7 जिलों को पढ़ चुके हैं, जिसमें 6 जिलों जो हैं वो हम कुमाऊं मंडल के यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और एक जिला उत्तरकाशी जो है वो हम गढ़वाल मंडल का अभी तक पढ़ चुके हैं। आज जिस जिले के बारे में हमने पढ़ना है उसका नाम चमोली है। और देखिए, ये क्लास जो है, ये क्लासेस जो है आपके लिए उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज की ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर क्लास को आपने देखना है। और आप लोगों को इतना मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी उत्तराखंड के 50% होंगे, 50% बिल्कुल आपका एनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज से आएगा। जो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, जिस तरीके से हमने बाकियों को डिस्ट्रिक्ट को इमेजेस के माध्यम से समझा, ठीक उसी प्रकार हम इस चमोली डिस्ट्रिक्ट को भी समझेंगे। और दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखिए, हमने चमोली जिले के बारे में क्या क्या जानना है। यहाँ के इतिहास, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ की नदियाँ, पर्वत, घाटियाँ, पर्वत चोटियाँ, ग्लेशियर, दर्रे, गुफाएं, बुग्याल, वन्यजीव विहार, मंदिर, त्योहार, उत्सव, मेले, ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व और प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में हमने यहाँ पर जानना है। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले चमोली जनपद के इतिहास के बारे में। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसका प्राचीन नाम क्या था, तो आप बता देना, लाल सांगा इसका प्राचीन नाम था। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से देखना आप लोग, जुलाई 1970 में 1970 में यहाँ पर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और जिससे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली मुख्यालय जहाँ पर था पहले, वहां पर क्या हो जाता है, भारी नुकसान हो जाता है, जिस कारण चमोली का जो मुख्यालय है वो गोपेश्वर में लाया जाता है। क्लियर है। अगला टर्म, गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम है वो था गोपाला, ठीक है, गोपाला था, गोथाला था, गोस्थल था, ठीक है, ये गोपेश्वर के प्राचीन नाम है। उसके अलावा पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में वेद व्यास जो हैं उनके द्वारा क्या की गई थी, महाभारत की रचना की गई थी। क्लियर है। अगर आपसे ये प्रश्न आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्यास गुफा कहाँ पर है, तो व्यास गुफा कहाँ पर है आपका, व्यास गुफा आपका बद्रीनाथ के पास है, चमोली के अंदर, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है हिस्ट्री की नजरे से। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न अगर पूछा जाता है कि किस मंदिर से नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं, आपको आंसर करना है रुद्र शिव मंदिर जो है गोपेश्वर में, वहां से नाग राजाओं के क्या मिले हैं, त्रिशूल लेख मिले हैं। अगला जो टर्म था, ठीक है, जो फैक्ट है आगे का हिस्ट्री के अंतर्गत, तो गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ जो है वो चमोली के गैरसैंण में है, ठीक है। जो चांदपुर गढ़ी, जो आपको पता होगा कि 1888 में जो कनकपाल आए थे थार नगरी गुजरात से, उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था, चांदपुर गढ़ी को ही बनाया था, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है वर्तमान में, आपको पता होना चाहिए, ये आपका गैरसैंण में है। चांदपुर गढ़ से ही क्या है, गढ़वाल के परमार वंश की नींव पड़ी थी। अब देखिए, जितने भी फैक्ट थे दोस्तों आप लोगों ने इतिहास से संबंधित इसमें जान लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो चमोली जनपद है वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको चमोली के बारे में ये ध्यान रखनी है कि ये राज्य का सबसे बड़ा जिला है और जिसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 8030 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके अलावा चमोली राज्य जो है ये सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला है। उसके अलावा प्रतिशत के मामले में चमोली राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि चमोली जनपद में 29 मार्च 1999 में 6.8 रिएक्टर स्केल का क्या आया था, भूकंप आया था। उसके अलावा आपको एक और फैक्ट ध्यान रखना है कि 1803 में, ठीक है, जब कौन थे राजा गढ़वाल के अंदर, प्रद्युम्न शाह थे, ठीक है, तो उसी टाइम पर
8.5 रिएक्टर स्केल का क्या आया था, भूकंप आया था। और इसी भूकंप का फायदा उठाकर किसने दोबारा से गढ़वाल पे आक्रमण किया था, तो गोरखाओं ने अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण किया था। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, ये आप लोगों के सामने है तहसील मैप है चमोली का। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको जिससे आपको पूरा दिख सके। ठीक है, तो आप लोगों से प्रश्न देखिए, एक साइड जो ये इधर से तो उत्तरकाशी लगा हुआ है, ठीक है, इस साइड से आपका देख सकते हो ये रुद्रप्रयाग लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर से चाइना वाला इलाका सटा हुआ है, इधर से पूरब वाले छोर से पिथौरागढ़ लगा हुआ है, बागेश्वर भी कनेक्ट है, अल्मोड़ा भी लगा हुआ है, और उसके अलावा कौन सा क्षेत्र लगा हुआ है, पौड़ी गढ़वाल वाला क्षेत्र भी लगा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल वाला क्षेत्र भी क्या है, किससे लगा हुआ है आपका, ये पौड़ी नहीं होगा, ये टिहरी गढ़वाल होगा। ठीक है, टिहरी गढ़वाल वाला क्षेत्र लगा है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट से। तो ये देख लीजिए, ये तहसीलें हैं, जोशीमठ सबसे बड़ी तहसील है यहाँ की, ठीक है, चमोली हो गया, थराली हो गया, ठीक है, गैरसैंण ये जहाँ क्या है चांदपुर गढ़ी है, यही वो गैरसैंण है। ठीक है, उसके अलावा कर्णप्रयाग है और पोखरी है। ठीक है, तो ये सारी जगहें हैं कहाँ, चमोली के अंदर। इनको आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए अब प्रशासन व्यवस्था को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन व्यवस्था में यहाँ का अगर देखी जाए, यहाँ की जो जनसंख्या है वो है कितना, 3,91,605। ठीक है, और चमोली जिले की जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 5.74। ठीक है, जनघनत्व की बात करते हैं यहाँ पर, तो जनघनत्व यहाँ का 49 है। ठीक है, और लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात कितना है, 1019 है यहाँ का। ठीक है, और साक्षरता है 82.65, और विकास खंड कितने हैं यहाँ पर, 9 है, और तहसीलें यहाँ पर कितनी है, 12 है। अब आते हैं दोस्तों पर्वतों की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत जो पाए जाते हैं वो आपके चमोली में ही पाए जाते हैं। तो बात करें, नंदा देवी पर्वत है राज्य की सर्वोच्च ऊंची चोटी, अगर आपसे पूछता है तो कौन है, नंदा देवी है, और 7,817 मीटर इसकी हाइट है। फिर आपके दूसरे नंबर पर कामेट आती है 7,756 के साथ, इसने दूसरे स्थान पर यह विराजमान है। माणा 7,272 है, बद्रीनाथ चोटी है 7,140 है, त्रिशूल 7,120 है, नंदा घुंटी भी आपका चमोली में है 6,309 मीटर इसकी हाइट है, हाथी पर्वत 6,700 मीटर ये भी आपका कहाँ है, चमोली के अंदर है। देवस्थान हो गया, दूनागिरी पर्वत हो गया, संतोपथ पर्वत हो गया 7,084 मीटर इसकी हाइट है, नर पर्वत, गौरी पर्वत, गंधमादन पर्वत कहाँ है आपके, ये सारे के सारे आपके चमोली में हैं। और ये आपको मैंने दर्शन करवा दिए हैं नंदा देवी पर्वत के, तो बिल्कुल अच्छे से देखिए आप लोग इसे, और मां नंदा को नमन करते हुए आगे बढ़िए। अब देखिए झीलें की बात करें तो झीलें जो है दोस्तों, यहाँ पर होमकुंड झील है। ठीक है, और ये जो होमकुंड झील है इसको ही यही क्या है, यही नंदा राजजात जो यात्रा होती है उसका अंतिम पड़ाव है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नंदा देवी जो यात्रा होती है, नंदा राजजात यात्रा, उसका अंतिम पड़ाव कौन है, वो होमकुंड झील है। ठीक है, गोना झील आपसे पूछा जाता है, तो ये झील भी आपकी चमोली में है। चीर सागर झील जो है ये आपका कहाँ है, ये भी आपका चमोली के अंदर है। लिंग ताल को ही आछरी ताल बोला जाता है, और ये आछरी ताल भी आपका चमोली के अंदर है। बिरही ताल आपका चमोली में है, सुख ताल आपका चमोली में है, झल ताल, कांक भूसड़ी ताल, मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल, आदि मातृका ताल, ये सारे के सारे ताल आपके चमोली में हैं। अब देखिए दोस्तों, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं
अलकनंदा नदी तंत्र। मैंने आप लोगों को नदियां अलग से पढ़ाई है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए चमोली डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें और अलकनंदा नदी को हम यहाँ पर ना पढ़े तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो अलकनंदा नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो सतोपंथ ग्लेशियर है, और लंबाई की बात करें तो अलकनंदा की जो लंबाई है 195 किलोमीटर है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि आप लोग प्रत्येक नदी की लंबाई जरूर याद करना, ठीक है। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिलती है, तो लक्ष्मण गंगा, ठीक है। लक्ष्मण गंगा का मिलन सबसे पहले अलकनंदा नदी के से होता है। देखिए सरस्वती नदी इससे कहाँ पर मिलती है, केशव प्रयाग में मिलती है, ठीक है। यानी कि जो अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, केशव प्रयाग बोलते हैं। सरस्वती नदी पर ही भीम पुल है, ये बात आप लोगों को बिल्कुल गांठ बांध देनी है। पूछ सकता है कि भीम पुल कहां पर है, तो सरस्वती नदी पर ही भीम पुल है। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान रखना, पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का जो मिलन केंद्र है उसको विष्णु प्रयाग बोला जाता है, और विष्णु प्रयाग 5 प्रयागों में से एक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नंदाकिनी और अलकनंदा का जो मिलन केंद्र है वो नंद प्रयाग है। पिंडर नदी जिसको आप लोग कर्ण गंगा के नाम से भी जानते हो, उसका और अलकनंदा का जो केंद्र मिलन केंद्र होता है वो कर्ण प्रयाग में होता है, ठीक है। और ये भी पंच प्रयागों में से एक है। मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन केंद्र रुद्र प्रयाग में होता है। क्लियर है, मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, रुद्र प्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है देव प्रयाग में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग कहाँ है, तो ये चमोली में है। लेकिन रुद्र प्रयाग आपका कहाँ है, रुद्र प्रयाग में ही है। और देव प्रयाग आपसे पूछा जाता है तो ये टिहरी के अंदर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को चीजों को समझाने का प्रयास किया है, तो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अलकनंदा नदी का जो उद्गम होता है वो आपका होता है संतोपद ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। और जो अलकनंदा नदी है इसी के पास चमोली के बद्रीनाथ के आसपास वाले क्षेत्र में ही वसुंधरा प्रपात भी है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि वसुंधरा प्रपात किस नदी पर है, तो आपको आंसर करना है ये आपकी अलकनंदा नदी पर है, ठीक है। फिर एक ऋषि गंगा आकर मिलती है, ठीक है। और फिर आपको ध्यान रखना है कि एक और नदी आप इनका बाईं ओर से मिलती है सरस्वती, और ये रत्ताकोण के पास देवताल से निकलती है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और केशव प्रयाग के इधर ही क्या है, केशव प्रयाग में इसका मिलन होता है अलकनंदा से, और यहीं पर बद्रीनाथ का मंदिर भी है, ठीक है। हेमकुंड से निकलती है लक्ष्मण गंगा, ठीक है। और लक्ष्मण गंगा और पुष्पावती, ठीक, और कामेट पर्वत से निकलती है पुष्पावती, और आगे बढ़कर ये पुष्पावती के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। उसके अलावा विष्णु प्रयाग में, ठीक है। अब देखिए जहां पर अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। धौलागिरी जो है वो कहाँ से निकल, धौलागिरी और ऋषि गंगा, ठीक है। धौली गंगा है, पश्चिमी धौली गंगा और ऋषि गंगा जो है ये मिलती है आपका रैणी गांव में। और आपको पता होगा कि रैणी गांव में ही क्या आई थी, आपदा आई थी, ठीक है, हाल ही में, जहाँ पे ऋषि गंगा परियोजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी चमोली के अंदर। तो ये जो धौली गंगा और ऋषि गंगा का जो संगम होता है वो रैणी के पास होता है। और फिर पश्चिमी धौली गंगा का नाम लेकर ये आगे बढ़ती है, और विष्णु प्रयाग में इसका मिलन होता है अलकनंदा से, और हमें हमारा पहला प्रयाग मिल जाता है, ठीक है। फिर बिरई गंगा, छोटी छोटी नदियां हैं, गरुड़ गंगा, बाल खिला, पाताल गंगा, ठीक है। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, ये अलकनंदा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। उसके अलावा पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडर नदी, और जिसको हम कर्ण गंगा के नाम से भी जानते हैं, कर्ण प्रयाग के पास मिलती है। नंदाकिनी नंद प्रयाग के पास मिलती है। क्लियर है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है रुद्र प्रयाग में, ठीक है, मंदाकिनी नदी मिलती है। और मंदाकिनी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, वो है मधुगंगा, ठीक है। और मंदाकिनी से संगम कौन करती है, सोन गंगा करती है, और जिस स्थान पे करती है उसको सोन प्रयाग बोला जाता है। क्लियर है। और काली मठ के पास आपका
जो मधुगंगा है वो मिलती है किससे? मंदाकिनी नदी से। इस तरीके से आगे बढ़ता है और देवप्रयाग में क्या होता है, आपको पता है कि देवप्रयाग के पास भागीरथी नदी मिलती है किससे? आपका अलकनंदा नदी से। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चंद्रबाड़ी हो गया, फिर ये पूरा जो क्षेत्र है ये आप लोग, फिर ये आपको पता ही है कि ये पूरा का पूरी जो नदी है ये किस नाम से आगे बहती है? ये बहती है आपके गंगा के नाम से आगे बहती है, ठीक है। चलिए अब देखिए हिमनद की बात करते हैं। कौन कौन सी हिमनद हैं? दूनागिरी हिमनद आपका चमोली में है, टिप बरामक हिमनद आपका चमोली में है, संतोपत हिमनद हो गया, ठीक है, भागीरथी हिमनद हो गया, बद्रीनाथ हिमनद हो गया, ब्रह्मा हिमनद हो गया, कालापानी हिमनद हो गए। ये सारे के सारे आपके कहाँ मिलेंगे? आपको चमोली में मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है, और सेक्शन क्या है? सेक्शन है आपका जो नेशनल पार्क है उससे संबंधित चीजें हैं, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जरा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। हमने यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा देखनी है चीजें, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये देखिए ये नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है, और इस फूलों की घाटियों की खोज जो है वो फ्रैंक स्माइथ के द्वारा 1931 में की जाती है। क्लियर है? किताब जिस बुक में ये जिक्र करते हैं, ठीक है, उस किताब का नाम है वैली ऑफ द फ्लावर, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रैंक स्माइथ के द्वारा ये लिखी गई है। चलिए आगे देखिए आप लोग, क्षेत्रफल इसका 87 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 1982 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया जाता है, ठीक है। और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में इस स्थान को शामिल किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पुष्पावती नदी कहाँ बहती है, तो बिल्कुल इसी स्थान पर क्या है, जो फूलों की घाटी है यहीं पर ही पुष्पावती नदी बहती है। एक फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, अमीला जो जिसको पॉलीगॉन बोला जाता है नामक खरपतवार वृक्ष का फैलाव इस घाटी के लिए हानिकारक बन गया है। इस माहित के साथ पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति जो था वो होल्ड्सवर्थ था, ठीक है। इस व्यक्ति का नाम भी आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि अब क्या है कि अब जो आपका आयोग है जो भी पेपर सेट करता है वो डी पूछेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ने लग गए अब, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसलिए अब जिस जैसा पेपर 2017 से पहले आता था बिल्कुल सीधा साधा, ठीक है, जो चीज फेमस होती थी उन्हीं पूछते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, पैटर्न चेंज हो रहा है, डीप इर्द गिर्द से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जैसी चीजें हैं उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। ये आप लोगों के सामने है सुंदर नजारा फूलों की घाटी का, ठीक है। जो फूलों की घाटी है इसको आप लोग यहाँ देख सकते हो, आप लोग आनंद लीजिए प्राकृतिक सौंदर्य का, ठीक है। जब जॉब लग जाएगी तब आप लोग यहाँ पर घूमने चले जाना, लेकिन अभी नैन सुख लीजिए आप लोग। ये पूरा फूलों की घाटी है, ठीक है। ये भी वहीं के चित्र हैं जो मैंने डाले हैं यहाँ पर। अगला देखिए आप, नंदा देवी नेशनल पार्क है 1982 में, ठीक है, इसकी स्थापना होती है, और 624, ठीक है, 624 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये यहाँ पर क्षेत्रफल होना था, स्थापना ही लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप लोग क्षेत्रफल कर लेना। उसके अलावा मुख्यालय इसका जोशीमठ में है, और 1988 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया जाता है। उसके बाद एक केदारनाथ वन्य जीव विहार भी यहाँ पर है, ठीक है। स्थापना इसकी 1972 में होती है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, और जो आबकारी वाला पेपर था उसमें पूछा गया था कि सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो वहाँ राजा जी, गंगोत्री, ये सब ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन जो आंसर था वो था आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार, जिसका फैलाव कितना है, 967 वर्ग किमी है। अब देखिए दोस्तों, आइए आप लोग जरा सा पर्यटक स्थल की बात कर लेते हैं। पर्यटक स्थल में आप लोग देखिए, जोशीमठ की हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। जोशीमठ कतियोरों की राजधानी थी, इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ठीक है। और जोशीमठ में ही आदि गुरु शंकराचार्य जो थे उनके द्वारा पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की गई थी। यहीं पर नरसिंह देव का मंदिर भी है। जोशीमठ में ही सहतूत के पेड़ के नीचे
शंकराचार्य को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जोशीमठ के पास ही क्वारी पास है जिसे करजन ट्रेल के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो सकता है कि करजन ट्रेल के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्वारी पास को जाना जाता है। मणिकर्णिका कुंड जोशीमठ में ही है। गर्म झरना सलथर यहीं पर है। जोगी झरना भी यहीं पर है। अब मैं आप लोगों को ये व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ की पहचान है हमारा चमोली। तो देखिए ये पूरा जो पिक्चर है आप लोगों के सामने ये चमोली की है और कितना सुंदर नज़ारा है। जो चमोली के लोग होंगे, ठीक है, वो तो बिल्कुल यहीं रह के देखते होंगे जोशीमठ के, ले सकते हैं यहाँ का आनंद। लेकिन जो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, अदर स्टेट के हैं, वो बस पिक्चरों के माध्यम से देखिए, आनंद लीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं गोचर की। 7 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, ठीक है। गोचर के मामले में आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है, गोचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा एक हिल स्टेशन है, ठीक है। इतनी जो फैक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ उनको आप लोग जरूर नोट डाउन करना। 1938 में यहाँ पर नेहरू जी आए थे, ठीक है। और 14 नवंबर 1943 से गोचर औद्योगिक मेले की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गोचर औद्योगिक मेले की शुरुआत कब से हुई थी। 14 नवंबर 1943 से हुई थी और किसने करवाई थी, कमिश्नर बर्नेडी ने करवाई थी। चलिए आगे देखिए, 2019 में गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने नज़ारा है सुंदर सा, और यहाँ पे हवाई पट्टी भी है गोचर में, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये सुंदर जो नज़ारा है ये आपके सामने गोचर का है। अब देखिए, आइए ओली पे आइए। यह स्काइंग के खेलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। और स्काइंग हेतु उपयुक्त समय क्या है आपका, दिसंबर से मार्च में होता है, ठीक है। ओली क्या है, ओली, ठीक है, स्काइंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और ये राज्य में ही प्रसिद्ध नहीं है, ओली ये आपका विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा ओली में 1987 से स्काइंग महोत्सव मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि स्काइंग महोत्सव कब से मनाया जाता है ओली में, तो 1987 से, ठीक है। ओली परियोजना का शुभारंभ कब किया गया, तो आपको ध्यान रखना, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी हमारे उस टाइम पर इंदिरा गांधी, उनके द्वारा जुलाई 1983 में क्या किया जाता है, ओली परियोजना का शुभारंभ किया जाता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर 1993 में को क्या हुआ, ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल व रज्जु मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ, ठीक है। देखिए शुभारंभ, ओली परियोजना का शुभारंभ पूछे 1983 में, कार्य कब कंप्लीट हुआ, 1993, यानी 10 साल लग गए, ठीक है। यह एशिया का सबसे लंबा व ऊंचा रोपवे है। उसके अलावा जिसकी लंबाई कितनी है, 4.15 किलोमीटर है। 2004 के सेफ खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, ओली के अंदर ही हुआ था, ठीक है। ओली के पास गुरसो और चिनाब झील है, ठीक है। गुरसो और चिनाब झील आपसे पूछे तो ये कहाँ पर है, गुरसो कहाँ पर है, ओली के अंदर है। दयाली सेरा नामक स्थान ओली के पास है, ठीक है। तो मैं यहाँ के आप लोगों को कुछ व्यूज दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो जगह है ये ओली की है, और जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल आप जब पहले दिन जाओगे अपने सोना बाबू के साथ इसी स्थान पर ठहरना, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ क्या करना, अभी मत सोचना यहाँ जाने की, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ क्या करना, स्काइंग खेल का लुत्फ उठा लेना, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के सामने इमेजेस से चीज़ें लाया हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे कि हाँ हमने जो ओली पढ़ा था वो हमने चमोली में पढ़ा था, इतनी चीज़ें हमने, इतने फैक्ट्स हमने जाने थे ओली के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखिए, माणा गांव चमोली, अब माणा गांव का जिक्र आया है, ठीक है। माणा गांव चमोली जिले में स्थित है। पुराणों में, ठीक है, पुराणों में माणा का नाम क्या है, मणिभद्रपुरी है। माणा के पास ही क्या है, केशव प्रयाग है, और केशव प्रयाग में ही सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है। चलिए आगे देखिए, माणा के पास सरस्वती नदी पर पाषाण शिला का पुल है जिसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भीम पुल आपसे पूछे तो ये कहाँ है, ये आपका माणा के पास ही है। मारछा जो जनजाति है, ठीक है, इसका ग्रीष्मकालीन आवास कहाँ है, माणा में ही है। माणा गांव में माता मूर्ति का मंदिर है जिन्हें बद्रीनाथ की माता कहा जाता है, और माणा में ही घंटाकरण का भी मंदिर है
ठीक है, ये आप बात आपको ध्यान रखने हैं। माणा के पास नीलकंठ चोटी है जिसे गढ़वाल की रानी बोला जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गढ़वाल की रानी कैसे बोला जाता है, तो गढ़वाल की रानी बोला जाता है किसको, माणा को। और पर्वतों वो पहाड़ों की रानी बोले तो मसूरी को, और पहाड़ों का राजा बोले तो चक्राता को। ठीक है, तो ये फैक्ट हैं कुछ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये देखिए आप लोग इमेजेस के माध्यम से भी देखिए, भारत का आखिरी गांव कौन है, माणा। ठीक है, सीमांत ग्राम माणा। ठीक है, ये देख लीजिए। हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, हमारे यहाँ पर तुलसी की चाय, ठीक है, कॉफी तथा अन्य खाने की व्यवस्था है। कोई यात्री पैदल वसुधारा नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर घोड़े की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप मिलेगी आप लोगों को ये दुकान जब आप लोग जाओगे। ठीक है, चलिए ये देखिए आप लोग, जिस भीम पुल की हम बात कर रहे हैं इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इस भीम पुल की मान्यता है पुराणों के अनुसार कि जब पांडव क्या जा रहे थे, स्वर्ग के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो स्वर्ग का रास्ता बोलते हैं कि यही माणा से जाता है। तो जब पांडव लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे स्वर्ग के लिए, तो बीच में एक नदी पड़ी। ठीक है, और ये नदी सरस्वती नदी थी, और इसका बहाव इतना तेज था कि पांडव लोग इसको पार नहीं कर पा रहे थे। तो क्या किया, भीम जी ने क्या किया, दो बड़ी शिलाएं उठाई और उनको आपस में कनेक्ट किया, और इस भीम पुल के नाम से जिसे जाना जाता है उसका निर्माण किया, और फिर इस रूट को होते होते, ठीक है, चले गए हमारे पांडव स्वर्ग को। चलिए आगे देखिए दोस्तों, रूपकुंड। ठीक है, अब देखिए ये ताल बहुत ही रहस्यमयी ताल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, यह एक रहस्यमयी ताल है। इसको कंकाली ताल भी कहा जाता है। यहाँ पर आज भी, ठीक है, राजा यश धवल व रानी वल्फा के क्या है, जो कंकाल हैं वो विद्यमान है, और उनके सैनिकों के भी यहाँ पर कंकाल विद्यमान है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि रूपकुंड को दुनिया की नजरों में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो स्वामी प्रणवानंद जो हैं उनको श्रेय जाता है किसका, इसको दुनिया के सामने लाने का। अब मैं आप लोगों को, देखिए कभी जाओगे तो इस तरीके से बैठोगे आप भी, जैसे ये आदमी बैठा हुआ है, और सुंदर फोटो फोटो क्लिक कराओगे यहाँ पर। ठीक है, और नज़ारे देख रहे होंगे रूपकुंड ताल के। ठीक है, लेकिन आराम से देखना, डरना मत। ठीक है, ये जब बर्फ़ पड़ी हुई थी तब का फोटो है, और ये तब का फोटो है जब यहाँ से बर्फ़ साफ हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो गर्मी का भी और सर्दी का भी सीन। लेकिन डर मत जाना, डरोगे क्यों आप लोग इन कंकालों को देखकर। ठीक है, तो देखिए आप लोग, ये खोपड़ी दिख रही है, पता नहीं किस राजा की है, कि रानी की है, कि उनके सैनिकों की है, ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये हड्डियां ये सब आप लोग देख रहे होंगे, डरना मत। ठीक है, और यहीं जाके आप तांत्रिक बाबा मत बन जाना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही जहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। अभी तक मात्र 28 सेकंड का वीडियो बना है, कोई दिक्कत नहीं। नंदा राज जात यात्रा, ठीक है, यह विश्व की एक अनोखी पद यात्रा है। ठीक है, और प्रत्येक 12 साल बाद ये आयोजित होती है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 20वीं सदी की प्रथम यात्रा जो हुई थी वो 1905 में हुई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा नंदा राज जात यात्रा जो है ये कहाँ से शुरू होती है, ये कांसवा गांव के पास। ठीक है, ठीक है, कांसवा जो क्षेत्र है वहाँ के पास, वहाँ पड़ता है नोटी गांव। ठीक है, नोटी गांव नामक स्थान से शुरू होती है। ठीक है, नंदा देवी मंदिर से कहाँ तक जाती है, होम कुंड तक जाती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कहाँ तक, होम कुंड तक। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 280 किलोमीटर है, और 9 से 20 दिन इस यात्रा को पूरे करने में लगते हैं। अब देखिए उसके अलावा क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि जो नंदा राज जात यात्रा है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, तो चांदपुर गढ़ के राजकुंवरों के द्वारा ये यात्रा संपन्न होती है। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव क्या है, कुलसारी, ये पूछ सकता है। ठीक है, नंदा देवी का जो ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है कुलसारी है, जो पूरी यात्रा का कितने नंबर का पड़ाव है, 9वां पड़ाव है। ठीक है, अभी मैं पूरा रूट बताऊंगा आप लोगों को। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखना
कि यात्रा का 10वां पड़ाव नंद केसरी है, जहां पर कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ क्या है यात्रा में शामिल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर है। क्लियर है। अब देखिए आप लोगों के सामने ये देख सकते हैं आप, ये आगे चला मेंढा और ये चला आदमी। ठीक है, और ये है मां नंदा का छत्तर। तो आप लोग देखिए, दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए मां नंदा को और आगे बढ़िए। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो मां नंदा की डोली। ठीक है, कितना सुंदर नज़ारा है। क्लियर है। कामना मांगिए, ठीक है, अपने लिए दुआएं मांगिए माता से कि जल्दी से हमारा सिलेक्शन हो और हम अच्छे पद पर हों और हम अपनी भी और दूसरों की भी सहायता कर सकें और माँ आपको भी चढ़ावा चढ़ा सके, ऐसा हमको सक्षम बनाना। इस मनोकामना के साथ आप लोग बिल्कुल याद कीजिए। ये देखिए आप लोग, ये माँ नंदा की मूर्ति है। चलिए, अब मैं आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर रूट बताने वाला हूँ। ठीक है, समझना आप लोग, जो जो चीज़ मैं बोलूँगा, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान रखना और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखना। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मां नंदा का जो पहला पड़ाव है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसका पहला पड़ाव है वो कांसवा है या नोटी होगा। ठीक है, ऑप्शन में दो चीज, कांसवा नोटी जो क्षेत्र है वो क्या है, पहला पड़ाव है। ठीक है, उसके बाद चांदपुर गढ़ी पड़ता है, चांदपुर गढ़ी के बाद तोप है। ठीक है, कुलसारी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, कुलसारी क्या है, कुलसारी में क्या चीजें थी, ठीक है, आपको पता है कि कुलसारी में क्या था। कुलसारी जो क्षेत्र है वो क्या है, कुलसारी बताया था ना मैंने आप लोगों को, कुलसारी। ठीक है, ये या ससुराल क्षेत्र का, ठीक है, ससुराल क्षेत्र का मां नंदा का पहला पड़ाव है। और जबकि टोटल पड़ाव में कितने नंबर का है, ये जो ये कुलसारी दिख रहा है ये आपका 9वां पड़ाव है। ठीक है, उसके बाद नंद केसरी पड़ता है और नंद केसरी में आपको ध्यान रखना है कि यहीं से कुमाऊं के लोग भी अपनी अपनी डोलियों के साथ शामिल होते हैं। ठीक है, इस नंद केसरी से कुलसारी ससुराल क्षेत्र का पहला और नंद केसरी से 10वां पड़ाव है। यहीं से लोग क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, कहाँ के लोग, कुमाऊं के लोग शामिल होना। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, बाणा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बाणा है यहाँ पर। ठीक है, बाणा है और इसी बाणा में क्या होता है, यहाँ से माता का जो भारवाहक एक देवता है, लाटू देवता भी यहीं से शामिल होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लाटू देवता कहाँ से शामिल होते हैं, तो लाटू देवता जो भारवाहक लाटू देवता है ये होते हैं आपके बाणा से शामिल। ठीक है, अब आगे आपको वेदनी कुंड दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं शो हो रखा है वो। ठीक है, वेदनी कुंड में, ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस कुंड में मां नंदा जो है हमारी, उनकी पूजा बर्म कमल से होती है। ठीक है, बर्म कमल से उनको पूजा जाता है। अब आपको यहाँ पर पातर नचोड़िया, ठीक है, पातर नचोड़िया नहीं शो कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ये पातर नचोड़िया जो पड़ाव है यहाँ से महिलाएं शामिल नहीं होती है। ठीक है, पातर नचोड़िया आपको ध्यान रखना है, महिलाएं यहाँ से शामिल नहीं होती है। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि 16वां पड़ाव जो है वो कौन सा है, वो शिला समुद्र है और अंतिम पड़ाव जो है दोस्तों वो क्या है, होमकुंड है। बस इतनी सी बात आप लोगों को नंदा राज यात्रा से संबंधित ध्यान रखनी है। चलिए, अब अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों वो है रम्माण उत्सव। ठीक है, रम्माण उत्सव ये कहाँ होता है, जोशीमठ बिलो के सलुड़, ठीक है, सलुड़, ठीक है, सलुड़ करना आप इसको, सलुड़ गांव में अप्रैल महीने में होता है। यह उत्सव 11 से 12 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि उत्सव कितने दिनों का होता है, तो 11 से 12 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में पात्र मुखौटों लगाकर रामायण के प्रसंगों पर क्या करते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, रामायण उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का भी प्रयोग होता है और रामायण उत्सव में माल मल्ल युद्ध नृत्य होता है जो स्थानीय लोगों व गोरखाओं के बीच युद्ध का वर्णन करता है। रामायण उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है
कि 2 अक्टूबर 2009, ठीक है, बिल्कुल गांधी जी के जन्म में, और 2009 में तो क्या होता है, रम्माण उत्सव क्या है, यूनेस्को ने इसको क्या करता है, विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है अमूर्त रूप में, ठीक है। उसके अलावा रम्माण उत्सव को कुशल सिंह नेगी, ठीक है, कुशल सिंह नेगी ने विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आप देख सकते हो नज़ारे कहाँ के, रम्माण उत्सव के, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है नोटा कोतिक कहाँ होता है, ये चमोली के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है। इसमें यह क्या किसके लिए प्रसिद्ध है, पत्थर युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। आदि बद्री धाम में नोटा कोतिक उत्सव को हिमालय महोत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रमुख संस्थान है, इनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख संस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है, तो ये गोपेश्वर के अंदर है। राज्य विधि कॉलेज आपका गोपेश्वर में है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान भी आपका गोचर में है और 2016 में इसकी स्थापना होती है। विवेकानंद युवा केंद्र जोशीमठ में है। जय नंदा देवी स्वरोजगार शिक्षण संस्थान पीपल कोटी में है आपका चमोली के अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर में है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व के। सबसे पहले बात देख लेते हैं परिमार्जन नेगी के बारे में। इस शतरंज खिलाड़ी का संबंध चमोली से है और परिमार्जन नेगी सबसे कम उम्र के ग्रैंड इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। इनको 2010 में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद अगले शख्स जो है दोस्तों, वो है बैरिस्टर मुकंदीलाल। 1885 में इनका जन्म चमोली जिले में होता है और मोला राम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इनका महत्वपूर्ण योगदान है गढ़वाल पेंटिंग का जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक है, इसका प्रकाशन इन्होंने 1969 में किया है। उसके अलावा 1922 में लैंसीडाउन से इन्होंने तरुण कुमाऊं नामक की मासिक पत्रिका निकाली। 1938 में टिहरी रियासत में ये जज बने, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 1923 व 26 में स्वराज दल के टिकट से इन्होंने चुनाव भी जीता। अब ये शख्स है, ये आपके सामने परिमार्जन नेगी, ठीक है, शतरंज खिलाड़ी हैं और उत्तराखंड से इनका संबंध है, क्लियर है, और चमोली जिले से ये बिलोंग करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये बिछा रहे हैं शतरंज की बिसातें। तो ऐसी आपको जिस तरीके से ये शख्स गंभीर मुद्रा में है, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी गंभीर मुद्रा में रहकर, ठीक है, बिल्कुल सोचना है जिस तरीके से सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपना गोल करना, जीत प्राप्त करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी अपने लिए चीज़ें देखनी है कि किस तरीके से मुझे अपना गोल प्राप्त करना है और अपना जो ये सपना है उसे साकार करना है। ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। अब देखिए अगला शख्स आते हैं आपके साथ, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। इनको दोस्तों गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। 1864 में इनका जन्म होता है। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस के निर्माण में इनका अहम योगदान रहता है। 1919 में ये कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेते हैं और 1921 में नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की ये स्थापना करते हैं। उसके अलावा आपको चंडी प्रसाद भट्ट जी का ध्यान रखना है। ये पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं और जन्म इनका 1934 गोपेश्वर में होता है। सर्वोदयी मंडल के ये संयोजक रहे हैं। दसोली ग्राम सरोज मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई है। धालियों के, ठीक है, दालियों की दगड़िया नामक स्वयं संस्था का गठन इनके ही द्वारा किया गया था। और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहला रेमनन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिलता है, तो वो चंडी प्रसाद भट्ट को मिलता है 1982 में। 1986 में इन्हें पद्मश्री मिलता है और पद्म भूषण इन्हें कब मिलता है, 2005 में मिलता है। पता नहीं क्या गड़बड़ी आ गई माउस में, ठीक है, अपना आप ही ये स्क्रॉल हो रहा है। अब देखिए आप लोग गौरा देवी जी के बारे में भी जान लिए थोड़ा सा, ठीक है। जन्म इनका 1925 में होता है लाता गांव टिहरी के अंदर और इन्हें चिपको आंदोलन की सूत्रधार माना जाता है, ठीक है, और चिपको उमन के नाम से ये विश्व में प्रसिद्ध है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि
1986 में इन्हें प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार मिलता है। ठीक है, ये डेट आप लोग ध्यान रखना, 1986। ठीक है, निधन इनका कब होता है? 4 जुलाई 1991 को। ठीक है, उसके बाद आपने दरबान सिंह नेगी जी के बारे में जानना है। इन्हें बीसी साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बीसी साहब जिसका अगर आपसे पूछे कि किन्हें जाना जाता है, तो आपका जाना जाता है दरबान सिंह नेगी को, और प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता है 1914 में, इन्हें ये सम्मान मिलता है। उसके अलावा रूपा देवी जी के बारे में आप लोग ध्यान रखना, इनको बुग्यालों का मदर टेरेसा कहा जाता है। सिरदर की मोटी आजाद उपनाम, इनका संबंध भी चमोली से है। भवानी दत्त जोशी 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में ये शहीद हुए और बाद में इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये आप लोगों के सामने है गौरा देवी जी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो इनकी फोटो, नमन कीजिए ऐसी शख्सियत को, आगे बढ़िए। प्रसिद्ध कुंड, भाप कुंड, तप्त कुंड, ठीक है, ऋषि कुंड, बैतरणी कुंड, ये सारे कुंड कहाँ हैं? चमोली में है। नंदी कुंड ठंडे पानी का कुंड है। ये जल प्रपात, ठीक है, वसुंधरा जल प्रपात माणा के पास है अलकनंदा नदी पर, और 112 मीटर, ठीक है, 112 मीटर की हाइट पर है ये। ठीक है, उसके अलावा प्रमुख गुफा है यहाँ पर टिम्मर सैन गुफा, हनुमान गुफा, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा, राम गुफा, मानेश्वर महादेव गुफा, गरुड़ गुफा, गणेश गुफा, ये सारे यही हैं। वेदनी बुग्याल आपका, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल, ये कहाँ है? रूपकुंड के पास ही है। और ओली गुरसों बुग्याल, ठीक है, चमोली में है। रुद्रनाथ बुग्याल, भेटी बुग्याल, केला बुग्याल, जलीसीरा, बगजी बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल, क्वारी बुग्याल, हुनिया बुग्याल, लक्ष्मीवन बुग्याल, घस्तोली बुग्याल और रत्ताकोण बुग्याल, ये सारे आपके चमोली में। ये आपको मैं जो व्यू दिखा रहा हूँ ये है वेदनी बुग्याल का व्यू। ठीक है, देखिए, चलिए अब देखिए चमोली जनपद के प्रसिद्ध वन आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देखिए। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1974 में हुआ था। गौरा देवी क्या थी? इसकी प्रणेता थी। ठीक है, सहयोग किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था, बार बार पूछा जाता है, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ठीक है, किसका था? बहुगुणा जी का था। ठीक है, चिपको आंदोलन में की महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का अधिकार। ठीक है, ये नारा है। तो ये सबको किसने दिया था? ये दिया था 1977 में वहां की महिलाओं ने। ठीक है, ये द चिपको मूवमेंट आप देख सकते हो, ये सांकेतिक रूप से मनाया जा रहा है। किस तरीके से महिलाएं उस टाइम पर पेड़ों से चिपक जाती थी, ये इस इमेज के माध्यम से दिखाया जा रहा है। चलिए, उसके बाद मैती आंदोलन। मैती आंदोलन कब शुरू होता है? 1996 में शुरू होता है, और सूत्रधार होते हैं इसके कल्याण सिंह रावत, जो क्या है ग्वालदम इंटर कॉलेज में एक प्रोफेसर के पद पे हैं, प्रवक्ता के पद पे हैं, और बायोलॉजी के प्रवक्ता थे। ठीक है, इस आंदोलन के तहत क्या होता है कि विवाह अवसर पर वर वधु द्वारा पौधे रोपे जाते हैं, और जिसकी रक्षा क्या करते हैं? लड़की के मायके वाले करते हैं। उसके बाद आपको झपटो छीनो आंदोलन का ध्यान रखना है। 21 जून 1998 को ये चलाया गया था। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे देखो झपटो किस तरीके से आप याद कर सकते हो, झपटो। ठीक है, तो आठ आ रहा है ना लास्ट में, साउंड आ रहा है ना आठ का, तो आप ध्यान रख सकते हो कि हाँ यार 8 आ रहा है, झपटो नाम से ही पता चला झपटो, तो 1998। ठीक है, अब देखिए मैती आंदोलन को आप किस तरीके से रखते हो, आप अपने उस छह लिखा है ना यहाँ पे, आप उस दोस्त को अपना ध्यान रखिए उस टाइम पे जिसके घर में 6 मेंबर हो। ठीक है, 6 मेंबर हो, उसको आप लोग ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप बहुत डिजिटों के सहारे से आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसका उद्देश्य नंदा देवी पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। ठीक है, ये इस जपटो छीनो आंदोलन का मेन उद्देश्य था। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, यह आंदोलन लाता गांव में हुआ था। ग्रामीणों ने अपने पशु नंदा देवी पार्क में छोड़ दिए थे। ये जो आपके सामने फोटो है, ये है कल्याण सिंह रावत जी की। ठीक है, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और आम के पेड़ हाथ पे लिए हुए हैं। चलिए, उसके अलावा आप लोगों को देखिए इस तरीके से मैंने आपको एक इमेज यहाँ पर दिखाई है। इस तरीके से वर और वधू के द्वारा जब उनकी शादी होती थी तो लड़की के घर पे एक पौधा लगाया जाता था, और उसकी रक्षा कौन करते थे? उसकी रक्षा करते थे आपके लड़की के मायके वाले। चलिए, ऊर्जा संसाधन की बात करें, राजवक्ती परियोजना नंदाकिनी नदी पर है। विष्णु घाट पीपल कोटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, कहाँ है? चमोली में है और अलकनंदा पे। ऋषि गंगा परियोजना, बगोली डैम, मेलखेत डैम, पांडुली डैम, सब। देवसारी जल विद्युत परियोजना, लाटा तपोवन परियोजना,
ठीक है, तपोवन विष्णुगाड परियोजना, गोहना ताल जल विद्युत परियोजना, ये सारे क्या हैं, बिरही गंगा पर है। तो इतना था दोस्तों आज हमारा लेक्चर, ठीक है, फिनिश हो चुका है। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। चमोली डिस्ट्रिक्ट को हमने कर लिया है। अब हमारे कितने जिले बचे हैं? अब हमारे 5 जिले और बचे हैं गढ़वाल के, उन्हें भी हम जल्दी कर लेंगे। हर एक संडे या सैटरडे को इसकी क्लास आप लोगों के बीच आती रहेगी। बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।